तो कहानी शुरू होती है साल 1999 से। हाँ, एक रूसी डॉक्टर थे, अर्नस्ट मुल्दाशेव। वो अपनी टीम लेकर तिब्बत पहुंचे थे। और उनका मकसद था दुनिया का सबसे रहस्यमयी पहाड़ कैलाश पर्वत। बिल्कुल, उसकी खोज। और जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। हाँ, दावे भी ऐसे जो मतलब विज्ञान और तर्क की सीमाओं को ही चुनौती दे रहे थे। और वो कोई छोटे मोटे दावे नहीं थे। पहला दावा तो ये था कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। और वो नाकाम रहे। सिर्फ नाकाम नहीं हुए, वो सिर्फ 1.5 साल के अंदर तेजी से बूढ़े होकर मर गए, जैसे पहाड़ ने उनकी उम्र ही खींच ली हो। बाप रे। और दूसरा दावा तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था कि कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां समय की रफ्तार ही बदल जाती है। उनका कहना था कि वहां बाल और नाखून जो आमतौर पर हफ्तों में बढ़ते हैं, वो कुछ ही घंटों में बढ़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और सुनिए, तीसरा दावा सबसे अजीब, कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं। मतलब? ये अंदर से खोखला है और उसके अंदर जो गुफाएं हैं उनमें प्राचीन पौराणिक सभ्यताओं के लोग आज भी समाधि में लीन हैं। ये दावे सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी लगते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। तो फिर उससे लगभग 2200 मीटर छोटे कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना फसाना। हाँ। आज हम इन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैलाश पर्वत की बनावट को ही समझते हैं। ये भारत चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के पठार पर है। ऊंचाई है इसकी 6638 मीटर। पर इसकी ऊंचाई से ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इसका आकार। हाँ, ये किसी आम पहाड़ जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आकार लगभग एक सटीक 4 मुख वाले पिरामिड जैसा है, जैसे किसी ने इसे तराश कर बनाया हो। और इसकी ढलान इतनी खड़ी है कि इस पर बर्फ भी नहीं टिकती, सिर्फ काली चट्टान दिखती है। सही कहा। ये अपने आप में एक अनोखी भौगोलिक संरचना है जो इसे बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग करती है। लेकिन ये अनोखी बनावट तो बस शुरुआत है। इससे भी ज्यादा गहरा है इसका धार्मिक महत्व। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चौराहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, आध्यात्मिक चौराहा। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसे 4 अलग-अलग धर्म पूजते हैं: हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म। हिंदू धर्म में तो इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। जी हाँ, उनका घर रावण वाली कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, जिसने अपनी शक्ति के अहंकार में कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती समेत उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की थी। और तब भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा जमीन पर दबाया और रावण 1000 साल के लिए उसी विशाल पहाड़ के नीचे फंस गया। ये कहानी दिखाती है कि शक्ति पर चेतना की जीत कैसे होती है। बिल्कुल। और बाकी धर्मों में देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि यहाँ उनके प्रमुख देवता चक्र संवर अपनी पत्नी के साथ ध्यान करते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं। अष्टापद? हाँ, जहाँ उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और बोन धर्म, जो तिब्बत का पुराना धर्म है, वो तो इसे एक्सिस मुंडी मानता है। एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड की धुरी, वो जगह जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये सिर्फ कहानियों का संगम नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि ये जगह इंसानी जीत से कहीं ज्यादा गहरी है। और सिर्फ पहाड़ी नहीं, इसके आसपास का इलाका भी चमत्कारों से भरा हुआ लगता है। वो 2 झीलें, हाँ, मानसरोवर और राक्षस ताल, ये कैलाश के रहस्य का एक और बड़ा हिस्सा है। अच्छा, 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि 2 झीलें जिनके बीच सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का फासला है, एक का पानी मीठा है और दूसरी का खारा, ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब प्रकृति के एक दिलचस्प नियम में छुपा है। राक्षस ताल जो है वो एक एंडोरेहिक लेक है। एंडोरिक लेक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये एक बंद झील है जिसमें पानी आता तो है लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। तो होता यह है कि वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन, उससे पानी तो उड़ जाता है लेकिन पानी में घुले नमक और खनिज वहीं रह जाते हैं। और सदियों से ऐसा होते होते वो पानी खारा हो गया। एग्जैक्टली। इसीलिए उसमें जीवन पनपना भी लगभग नामुमकिन है।
और मानसरोवर मीठी कैसे रह गई? क्योंकि मानसरोवर का जो अतिरिक्त पानी है वो एक छोटी सी धारा से बहकर राक्षस ताल में आता रहता है। इस बहाव के कारण मानसरोवर में नमक जमा नहीं हो पाता और उसका पानी हमेशा ताज़ा बना रहता है। तो ये एक प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम का कमाल है। हाँ, लेकिन लोगों ने इसमें भी गहरा प्रतीकवाद देखा, एक दैवीय और एक आसुरी शक्ति अगल बगल। और सिर्फ इतना ही नहीं, एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली भी कैलाश के आसपास से ही निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अजूबे तो समझ में आते हैं। अब उन दावों पर आते हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा घूमते हैं। सबसे बड़ा दावा कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं। हाँ, कि ये एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है जिसे किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने बनाया है। और सच कहूं तो उसकी तस्वीरें देखकर एक बार के लिए ख्याल आता भी है। हाँ, ये ख्याल आना स्वाभाविक है क्योंकि उसका आकार वाकई असाधारण है। लेकिन विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। क्या कहानी? कैलाश की ये पिरामिड जैसी शेप एक प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है। लगभग 25 लाख साल पहले क्वाटरनरी पीरियड के हिम युग में ग्लेशियरों ने पहाड़ की चट्टानों को चारों तरफ से इस तरह काटा और तराशा कि इसका आकार एक नुकीली चोटी जैसा हो गया। मतलब ग्लेशियरों ने एक मूर्तिकार का काम किया। बिल्कुल, और ये कोई अनोखी घटना भी नहीं है। यूरोप की एल्प्स माउंटेन रेंज में मैटरहॉर्न नाम की एक पहाड़ी है, उसका आकार भी बिल्कुल कैलाश जैसा ही है। अच्छा। हाँ, तो कैलाश का आकार रहस्यमयी जरूर है पर अलौकिक नहीं। ओके, अब सबसे सनसनीखेज दावे पर आते हैं, टाइम मशीन वाला, कि वहां 12 घंटे में बाल नाखून 2 हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो भी सकता है? देखिए, असल दुनिया के नियम थोड़े अलग हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से समय की गति को सिर्फ 2 ही चीजें प्रभावित कर सकती हैं। 2 चीजें? कौन सी? एक तो हो गई अत्यधिक गति, मतलब प्रकाश की गति के करीब, या फिर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, जैसे किसी ब्लैक होल के पास। एग्जैक्टली। कैलाश पर्वत पर जाहिर है दोनों में से कोई भी स्थिति मौजूद नहीं है। लेकिन कोई और शक्ति, जैसे कोई शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक सर्वे में इसका कोई सबूत नहीं मिला कि कैलाश पर कोई असाधारण चुंबकीय क्षेत्र है। असल में इन सारे दावों का स्रोत सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वही डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। हाँ, और यहाँ ये जानना जरूरी है कि वो कोई भूविज्ञानी या भौतिक विज्ञानी नहीं थे, वो एक आई सर्जन थे। आंखों के डॉक्टर। जी, और कैलाश के अलावा उनके दूसरे दावे सुनकर उनकी वैज्ञानिक गंभीरता पर सवाल उठना लाजमी है। वो मानते थे कि जलपरियां और वैम्पायर सच में होते हैं। क्या? हाँ, उन्होंने ये भी दावा किया था कि भारत में ऐसे सुपर ह्यूमन रहते हैं जो टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के दावे इस तरह की कल्पनाओं पर आधारित हों, उसकी बातों को वैज्ञानिक तथ्य मानना बहुत मुश्किल है। ये तो वाकई अजीब है। अच्छा, एक और दावा है कैलाश की गणितीय रूप से सटीक स्थिति का, कि कैलाश उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर है। हाँ, और ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी 6,666 किलोमीटर। और दक्षिणी ध्रुव से ठीक 2 गुना यानी 13,332 किलोमीटर। ये नंबर इतने सटीक हैं कि संयोग नहीं लगते। ये संख्याएं सुनने में बहुत रहस्यमय लगती हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जब हम मॉडर्न मैपिंग टूल से नापते हैं तो पता चलता है कि कैलाश उत्तरी ध्रुव से लगभग 6,650 किलोमीटर दूर है। 6 से 6 नहीं। और स्टोनहेंज से इसकी दूरी करीब 6,900 किलोमीटर है और दक्षिणी ध्रुव से लगभग 13,400 किलोमीटर। तो ये संख्याएं आसपास जरूर हैं, लेकिन सटीक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये बस राउंड ऑफ करके रहस्य बनाने की कोशिश है। तो अगर ये सारी कहानियां या तो गलत जानकारियां हैं या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या, तो फिर असली सवाल तो अपनी जगह पर कायम है। आज तक कोई कैलाश पर चढ़ क्यों नहीं पाया? और जो लोग परिक्रमा के दौरान भी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें तेज सिरदर्द और दिशा भ्रम जैसी समस्याएं क्यों होती हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी ऊर्जा है? इसके पीछे ऊर्जा तो है, पर रहस्यमयी नहीं। ये एक बहुत ही सामान्य मेडिकल कंडीशन है। क्या? इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस? हाँ, 4,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। जब हमारे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें हल्की सूजन आ जाती है, और उसी से तेज सिरदर्द और कंफ्यूजन होता है।
बिल्कुल, शरीर को कम ऑक्सीजन की आदत डालने में वक्त लगता है। कैलाश तो उससे भी बहुत ऊंचा है। लेकिन फिर भी इतिहास में गंभीर पर्वतारोहियों ने तो कोशिशें की ही होंगी। हाँ, बिल्कुल। 1926 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, ह्यूज रटलिज। उन्होंने योजना बनाई की, लेकिन जब वो वहां पहुंचे और पहाड़ को देखा तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अजेय है, Utterly unclimbable। हाँ। फिर 1985 में एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिला जो शायद इसे जीत सकता था। उनका नाम था राइनहोल्ड मेसनर। राइनहोल्ड मेसनर, ये तो पर्वतारोहण की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। वो तो दुनिया के 8000 मीटर से ऊंचे सभी 14 पहाड़ों पर चढ़ चुके थे। और वो भी माउंटेन एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। सही, तो उन्हें चीन सरकार ने अनुमति दी थी? हाँ, चीन सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने की आधिकारिक अनुमति दी थी। ये इतिहास बनाने का एक बहुत बड़ा मौका था। तो अगर कोई कैलाश पर चढ़ सकता था तो वो मेसनर ही थे। फिर उन्होंने चढ़ाई क्यों नहीं की? और यहीं पर इस पहाड़ पर न चढ़ पाने का असली और मानवीय कारण सामने आता है। ये कारण वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। मतलब? देखिए, पर्वतारोहियों के लिए एक अनक्लाइम्ड चोटी को जीतना सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन मेसनर ने यहाँ पर्वतारोही से ऊपर उठकर सोचा। उनके साथी पर्वतारोहियों ने उनसे कहा, किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूतों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है, किसी की आस्था को अपने जूतों तले रौंदना। बिल्कुल, वो बात मेसनर को चुभ गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का जीवित प्रतीक है। और उस आस्था को जीतना एक तरह से उसका अपमान करना होता। सही कहा। उन्होंने चढ़ने से साफ मना कर दिया और कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ बहुत कीमती चीज खो देंगे। वाह, ये एक पर्वतारोही का नहीं, एक दार्शनिक का बयान लगता है। तो मेसनर के बाद क्या हुआ? साल 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोही जीसस मार्टिनेज नोवास, उनको चीन से अनुमति मिली। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उन्हें अपना अभियान रद्द करना पड़ा। और इसके बाद? इसी घटना के बाद चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर पर्वतारोहण पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो अब कानूनी तौर पर भी इस पर चढ़ना मना है? जी हाँ, और कैलाश अकेला ऐसा पहाड़ नहीं है। भूटान का गंगार पुनसुम भी ऐसा ही पवित्र पहाड़ है, बल्कि वो तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। वैसे कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति है जो कैलाश के शिखर तक पहुंच पाया था। हाँ, महान बौद्ध संत मिलारेपा। ये एक पौराणिक कथा है ना? हाँ, कहानी के अनुसार उनकी एक बोन गुरु से बहस हुई। तय हुआ कि जो भौर में पहले शिखर पर पहुंचेगा, जीत उसी की होगी। बोन गुरु अपनी जादुई शक्तियों से तेजी से चढ़ने लगे। वो अपनी जगह पे ध्यान में बैठे रहे। सब हैरान थे। फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ पर पड़ी, मिलरेपा उसी किरण पर बैठकर पलक झपकते ही सीधे शिखर पर पहुंच गए। ये कहानी भौतिक शक्ति पर आध्यात्मिक चेतना की जीत का प्रतीक है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत से जुड़े ज्यादातर रहस्य, चाहे वो टाइम मशीन हो या मानव निर्मित पिरामिड, वो या तो गलत जानकारी का नतीजा है या फिर प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या का। हाँ, पिरामिड जैसा आकार, दो अलग अलग तरह की झीलें, ऊंचाई पर होने वाला सिरदर्द, इन सब के पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैलाश में कोई चमत्कार नहीं है। हमने विज्ञान से रहस्यों पर से पर्दा हटाया है, चमत्कार को खत्म नहीं किया। तो फिर असली चमत्कार क्या है? असली चमत्कार ये है, इंसान की फितरत जीतने की है। हमने पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, चांद तक, हर चीज को जीतने की कोशिश की है। हर जगह अपना झंडा गाड़ा है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसा पहाड़ है जिसे देखकर पूरी मानवता ने दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोहियों समेत सामूहिक रूप से ये तय किया कि ये जगह पवित्र है। ये सम्मान करने के लिए है, जीतने के लिए नहीं। और हम इस पर नहीं चढ़ेंगे। असली चमत्कार हमारा ये सामूहिक विवेक है, हमारा संयम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इंसान ने सबको जीत लिया, लेकिन इस एक पहाड़ को जीतने से खुद को रोक लिया। शायद कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार यही है कि प्रकृति में कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि सिर्फ सिर झुकाकर उनका सम्मान करने के लिए होती हैं। इसका असली शिखर चट्टान पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है।